नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट गाइस। तो वीडियो का टाइटल है 2014 टू 2022 इंडियाज कंडीशन अंडर पीएम मोदी, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। से स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में 2014 के बाद से अभी तक इंडियन गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे। एक सिमिलर वीडियो कुछ ही दिन पहले मैंने पाकिस्तान वाली भी बनाई थी, जहां मौजूदा इमरान खान की गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस कैसा रहा है इसके बारे में बताया था। लेकिन आज की इस वीडियो में जानेंगे कि मोदी गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस कैसा रहा, किन जगहों पे मोदी गवर्नमेंट ने गलतियां की और किन जगहों पे मोदी गवर्नमेंट भारत को बेहतर पोजीशन में लेकर के आई है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग इकोनॉमी से। और जब ये नई गवर्नमेंट यानी मौजूदा बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई थी, तब 2014 में इंडिया की जीडीपी जस्ट $2 ट्रिलियन को क्रॉस कर ही रही थी। और अभी इस वक्त इंडियन जीडीपी $3.1 ट्रिलियन है। ये बिल्कुल उससे कम है जो कि पहले एक्सपेक्ट किया गया था, क्योंकि कोरोना वायरस ने 2020 में इंडियन जीडीपी को इफेक्ट किया था। ये ग्राफ आप देख सकते हो, जहां इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो कर रही थी और अचानक से एक शार्प पाता है 2020 में। और ये वही टाइम था जब भारत में लॉकडाउन लगा दिया गया था, कई रोजगार बंद हो गए थे और इसका सीधा असर पड़ा था हमारी अर्थव्यवस्था पे। इंडियन जीडीपी का ग्रोथ रेट हर साल बीजेपी के आने के बाद कितना रहा है आप अपनी स्क्रीन पर देखो, जहां आपको 2014 के बाद से 2020 तक का सारा डेटा मिलेगा। ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है और इसमें 2020 में ब्रेक लग गया जब जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में चली गई। 2020 में ग्रोथ रेट नेगेटिव 7.25 रहा, लेकिन उसके बाद रिकवर इसको जल्दी कर लिया गया जब वर्ल्ड बैंक ने 2021 में ग्रोथ रेट को 8.3% रहने का अनुमान लगाया है। लेकिन इकोनॉमी के साथ साथ एक और चीज को फटका पड़ा था, जो था हमारा ट्रेड। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि इंडिया का ट्रेड वापस से बढ़ना शुरू हो गया है। जस्ट 2 दिन पहले आई एक रिपोर्ट ने बताया है कि पिछले साल के खत्म होते होते दिसंबर में हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में काफी ह्यूज जंप देखने को मिला है। ग्राफ आपके लिए मैं लगा दूंगा, जहां ऊपर वाली लाइन इंपोर्ट को दर्शा रही है और नीचे वाली एक्सपोर्ट को। पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले इस साल हमें शुरुआत में एग्रीकल्चरल और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में भी 15% का राइज देखने को मिला था। 2 महीने पहले नवंबर में काफी सारी मीडिया आउटलेट्स ने इस चीज को रिपोर्ट किया था। लेकिन इसी के साथ एक और चीज रिपोर्ट की थी, जो की थी गरीबी यानी कि पॉवर्टी से रिलेटेड हिस्ट्री से ही इंडिया ने धीरे धीरे कोशिश की है कि पॉवर्टी को देश से खत्म किया जाए। और अभी मौजूदा गवर्नमेंट ने भी जरूर कोशिश की है और काफी सारी स्कीम्स इसी का एग्जाम्पल है, जो कि लोगों की मदद के लिए गवर्नमेंट टाइम पे निकालती है। लेकिन इंडिया के इस मेहनत पे पिछले साल कोरोना ने काफी पानी फेर दिया। 45 सालों बाद पिछले साल एक ही साल में सबसे ज्यादा लोग गरीबी रेखा के वापस नीचे चले गए। कारण इसका वही रहा जो आप लोगों को भी पता होगा कि कितने लोगों की जॉब्स चली गई। छोटे बिजनेसेस जैसे छोटे रेस्टोरेंट्स या इंडिया में हजारों जगह ढाबे होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। कोरोना ने बहुत कुछ खत्म कर दिया। लेकिन इंडिया में अर्थव्यवस्था बढ़ने के साथ और पेंडेमिक के धीरे धीरे खत्म होने के साथ इंडिया की पॉवर्टी में वापस से कमी आने लगेगी, जो कि वर्ल्ड बैंक ने बताया है। और खास तौर पे ये कि अगर इंडिया वापस बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है कोरोना से, भारतीय अर्थव्यवस्था अपने ट्रैक्स पर चलती रहती है, तो पॉवर्टी इंडिया में 2022 के खत्म होते होते 10% तक पहुंच जाएगी। लेकिन हाँ, इसमें कंडीशन है, वो ये कि इंडियंस को वापस वो टाइम ना देखना पड़े जो कि हमने एक बार कोरोना में देख लिया है। और इसी से मुझे एक और टॉपिक याद आया है, लेकिन इसका जवाब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। सवाल सुनने के बाद वीडियो पॉज करके नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब लिखिएगा। आपने इंडिया की ग्रोथ रेट देख ली बीजेपी के टाइम पे। 2020 में ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गई थी, वो भी आपने देखा। कोरोना बहुत बुरी तरह देश में फैला, वो भी देखा। तो सवाल ये है कि क्या आप मौजूदा गवर्नमेंट से इस चीज में संतुष्ट हैं, जैसे उन्होंने इकोनॉमी और कोरोना को देश में हैंडल किया था, या आपको लगता है कि देश में अगर कोई दूसरी पार्टी की सरकार होती, वो कोई भी हो, वो इकोनॉमी और देश को भी ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल करते? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, जवाब जरूर लिखिएगा।
चलिए इसी के साथ आपको अगली चीज की तरफ लेके जाऊंगा, जो कि है डिजिटल इंडिया। मोदी गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किए गए 2-3 प्रोजेक्ट्स या स्कीम की ही मैं यहाँ पर बात करूंगा, जिनमें से एक है डिजिटल इंडिया। और डिजिटल इंडिया लिटरली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है इस गवर्नमेंट के टाइम पे। इंडिया के ई कॉमर्स मार्केट जिस रफ्तार से बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, आप ग्राफ में देख सकते हो। 2014 में ये $14 बिलियन थी, जो 2021 में बाद में बढ़कर $84 बिलियन तक पहुंच गई थी। 2027 तक यही मार्केट $200 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी। और इसके साथ साथ डिजिटल ट्रांजैक्शंस में भी इंडिया इस वक्त दुनिया में नंबर 1 पर है। खैर पॉपुलेशन तो वैसे हमारी बहुत ही है, लेकिन पिछले साल हमने फाइनली चाइना को भी इसमें पीछे छोड़ दिया है। और ये शायद एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि अगर गवर्नमेंट की नीयत हो तो मेहनत करके सब कुछ अचीव किया जा सकता है। नहीं तो आज से 10 साल पहले लिटरली हम लोग ऐसे इंडिया में थे जहां एक बंदा इंडियन ओरिजिन का गूगल का CEO बन रखा है, और दूसरी तरफ देश में कुछ ऐसी जगह हैं जहां लोगों को पता ही नहीं है कि इंटरनेट क्या होता है। आज भी जरूर ऐसे लोग हैं दूर दराज के इलाकों में, लेकिन एटलीस्ट गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। पैसा आने के बाद उसे प्रोजेक्ट में लगा रही है, सीधे बाहर स्विस बैंक में नहीं भेज रही है। अब इसी के साथ एक और चीज पे बात करूंगा, जो कि है मेक इन इंडिया। मैं 2 दिन पहले एक न्यूज चैनल का वीडियो देख रहा था, जिसमें बताया गया था उनके एनालिसिस से कि किस तरह से मेक इन इंडिया पूरी तरह से फेल हुआ है। लेकिन उस वीडियो में 2 गलतियां थी। पहला, मेक इन इंडिया 2014 में जरूर शुरू हुआ, लेकिन एक ऐसी ही पॉलिसी उससे पहले 2011 में कांग्रेस ने लॉन्च की थी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के नाम से, थैंक्स टू कांग्रेस ऑफिशियल वेबसाइट, जहां से मुझे ये डेटा मिला। और दूसरी गलती ये कि मेक इन इंडिया फेल नहीं हुआ है। कैसे, वो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की वजह से 2017 में किया ने पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में बनाने के लिए अनाउंसमेंट किया था। $1.1 बिलियन का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इससे भारत में आया था। $1.03 बिलियन का कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट PSA ग्रुप ने तमिलनाडु में बनाने के लिए उसी टाइम अनाउंस किया। फ्रेंच ड्रोन मैन्युफैक्चरर LH एविएशन एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगाने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना इन्वेस्टमेंट इससे भारत में आया है वो मैं वीडियो में बता भी नहीं सकता, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसको दिखाने के लिए वीडियो को थोड़ा सा रोक कर आपको उसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। इसके अलावा ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल्स, पोर्ट्स एंड शिपिंग्स, रेलवेज, जहां पे एल्स्टॉम जो कि हमारी सबसे पावरफुल लोकोमोटिव बना रही है इंडिया में, काफी सारी मेट्रो ट्रेन बना रही है। ट्रेन 18 एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है मेक इन इंडिया का। उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, थर्मल पावर, टेक्सटाइल गारमेंट्स और सबसे सक्सेसफुल डिफेंस इक्विपमेंट्स, जिसमें हम लिटरली अब डिफेंस इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट करने लगे हैं। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का नाम सुना होगा आपने। मेक इन इंडिया के तहत रूस के साथ इसके बारे में डील हुई थी, जिसमें हमने नेवल फ्रिगेट्स, ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के बारे में डील किया था। आज ये न सिर्फ हमारे पास है, फिलीपींस ने इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए बात कर ली है, यानी हमें हमारे ब्रह्मोस मिसाइल का पहला ग्राहक भी मिल गया है। एक ऐसे फेज से उठकर जहां हम हथियार सारे नहीं लेकिन ज्यादातर इंपोर्ट किया करते थे, आज हथियार ना सिर्फ बना रहे हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। भले अभी सिर्फ छोटे ही लेवल पर कर रहे हो, तो मुझे तो भैया इसमें मेक इन इंडिया की वजह से इंप्रूवमेंट दिखता है, और साथ ही मेक इन इंडिया सक्सेसफुल भी दिखता है। लेकिन हाँ, मेक इन इंडिया के कुछ टारगेट्स थे, जिसमें 100 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट करनी थी 2022 तक, जो अचीव नहीं हो पाया। साथ ही जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 25% तक करना था, जो भी ये गवर्नमेंट नहीं कर पाई। मुझे पर्सनली लगता है कि ये सब अचीव हो सकता है, लेकिन टाइम देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये सब अचीव करने के लिए 2022 का टारगेट शायद गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा जल्दी रख दिया। इसके अलावा इस गवर्नमेंट के टाइम पे ही, भले ही वो भारत के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग हो, इनोवेशन रैंकिंग हो, भारत की रैंकिंग लगभग सब में सुधरी है। आप लोगों के लिए वो रैंकिंग पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई है मैं स्क्रीन पर लिख दूंगा, क्योंकि वो मुझे अभी एकदम मुंह जुबानी याद नहीं है। लेकिन भले ही रैंकिंग सुधरी हो, इंडिया के अंदर काफी सारी स्कीम्स सक्सेसफुल रही हो, लेकिन एक चीज में ये गवर्नमेंट फेल रही है मेरे हिसाब से, और वो है एम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, रोजगार देने में ये गवर्नमेंट फेल रही है। हम भले ही बिजनेस रैंकिंग बेहतर बना ले, खुद को धीरे धीरे ऊपर उठा ले, लेकिन इंडिया बहुत ही यंग कंट्री है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन इंडिया में 30 साल से नीचे है, और ये वो पॉपुलेशन है जो इंडिया को बहुत आगे लेकर जा सकती है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं होने की वजह से फिर वही पॉपुलेशन देश पर बोझ बन जाती है, और इसमें उनकी गलती नहीं है, गवर्नमेंट की गलती है। एक रेलवे का एग्जाम होने में, रिजल्ट आने में, जॉब लगने में अगर देश में 4 से 5 साल लग जा रहे हैं, वो भी
स्टूडेंट्स और टीचर्स के प्रोटेस्ट के बाद, तो फिर तो सिस्टम में गड़बड़ी है ना। और ऐसी ही एक और गड़बड़ी रही इस गवर्नमेंट की नोटबंदी, याद होगी आपको शायद। डिमोनेटाइजेशन वैसे गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन जैसे उसको इम्प्लीमेंट किया गया था वो गड़बड़ी थी। मोदी जी का एक तो ये बड़ी थक लाइफ रहती है कि 8 बजे टीवी में आते हैं और सीधा बोल देते हैं कि 12 बजे से ये नहीं चलेगा, अब देख लो अपना अपना। वैसे डिमोनेटाइजेशन एक फायदा भी रहा इंडिया को, जब जबरदस्ती ही सही लेकिन इंडिया थोड़ा सा डिजिटल पेमेंट की तरफ आगे बढ़ा था। लेकिन उसके जस्ट बाद ये गवर्नमेंट जीएसटी ले आई, मेरे ख्याल में एक और बड़ा ब्लंडर। यही जीएसटी अगर गवर्नमेंट थोड़ा रुक करके लेकर के आती तो बेहतर होता, क्योंकि छोटे व्यापारी जो पहले से ही डिमोनेटाइजेशन की वजह से दिक्कत में थे, जीएसटी उनके लिए उस वक्त एक अच्छा गिफ्ट नहीं रहा। यानी गवर्नमेंट का अच्छा काम भी रहा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी रही जो बेहतर हो सकती थी। लेकिन आखिर में जाते वक्त मैं एक चीज को पॉइंट आउट जरूर करूंगा जो इस गवर्नमेंट का मेरे लिए अभी तक का सबसे बेस्ट रहा, वो है इस गवर्नमेंट का इंटरनेशनल रिलेशंस को संभालने का तरीका। वैसे एक बारी के लिए सोचा जाए या आप लोग ही सोचो, आपको सोचकर बड़ा अजीब लगेगा कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड चाइना के साथ कर रहे हैं, लेकिन साथ ही अमेरिका से भी रिलेशंस अच्छे बनाए हुए हैं। अमेरिका से अच्छे रिलेशंस हैं, इसके बावजूद रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल बना रहे हैं, रूस से ही S-400 जैसा डिफेंस सिस्टम भी खरीद रहे हैं और हथियारों को खुद बनाकर बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। मतलब सबके साथ नॉर्मल रिलेशंस है, कोई घर का जमाई भी नहीं है और ना ही कोई खानदानी दुश्मन है। सिर्फ अपने एक पड़ोसी को छोड़ के, अब वो तो भैया इमरान खान मानते ही नहीं भाई साहब, उनका क्या करे। इमरान खान के बारे में ज्यादा जानना हो तो पाकिस्तान वाली वीडियो जरूर देखिएगा इसके बाद। खैर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मेरे लिए इस गवर्नमेंट की काफी बेहतर रही, और मुझे जो चीज अच्छी लगी वो ये कि हम किसी के सामने अच्छा बनने के लिए उनकी साइड नहीं लेते। चीन से भले ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड हो, लेकिन कंट्री में बात आती है तो उनको गोलगप्पा खिलाने से भी नहीं चूकते। गोलगप्पे खाएगा गोलगप्पे खिला दिए ना। S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम की अगर हमें जरूरत पड़ती है तो अमेरिका की धमकी को साइड करके रूस से उससे खरीद लेते हैं, और उसके बावजूद अपने पोजीशन को अच्छा रख के इस लेवल पे पहुंचे हैं कि अमेरिका क्या बोलेगा हमें मतलब नहीं है, हमें जरूरत है तो हम खरीदेंगे। और इसके बाद भी बाइडेन साहब कोशिश करते हैं कि मोदी जी को गले लगाएं, लेकिन मोदी जी तो अपने बड़े सख्त हैं भाई साहब। खैर, उसमें कुछ नहीं है, अमेरिका को भी ये पता है कि एशिया के अंदर इंडिया के अलावा इतने अच्छे लेवल पे और कोई दूसरा कंट्री है नहीं जो उनको पूछेगा, तो सब अपना अपना सोचते हैं। तो बाकी ये थी वीडियो, गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है लेकिन फेलियर्स भी रहे हैं। फ्यूचर में हमें और क्या क्या मिलता है इससे गवर्नमेंट से देखने को अब देखते हैं। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मतलब जो बाइडेन उनको गले लगा रहे थे, तो मतलब उन्होंने मेरे ख्याल में शायद समझे नहीं या मिसअंडरस्टैंडिंग, तो उन्होंने उनके बाजू पकड़ के मतलब एक दूसरे से, मुझे लगा रोक दिया। जैसे समटाइम्स होता है ना, कोई हक करने वाला होता है, आप ऐसे हाथ पकड़ लेते हो उसके, आपने देखा नहीं, उन्होंने हाथ यहाँ से पकड़े हुए थे, हाथ तो फिर वो वैसे ही रुक गए उसी कंडीशन में। अच्छा, ये वो जो बाइडेन है जिन्होंने एक बार भी कॉल नहीं करी हमारे पीएम को आज तक। बिल्कुल। अच्छा, ये वीडियो टोटल ओवरऑल एक वो था मोदी जी की गवर्नमेंट में क्या क्या काम हुए हैं। अच्छा, क्या फेलियर्स हैं, क्या सक्सेस है। तो मैं ज़्यादातर अगर देखूं ओवरऑल पूरी वीडियो को, तो मुझे कोई मेजर फेलियर्स नहीं दिखे असल में, कि जिससे बहुत तबाही हो गई, जिससे बहुत मतलब मसाइल हो गए थे, इनका ये डिसीजन बहुत ही खतरनाक रहा, ऐसा कोई नहीं था। असल में पॉजिटिव चीज़ों पे बात की जाए तो वो तो बहुत है, ठीक है, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। बात करते हैं, मैं कहता हूँ जिन चीज़ों को इन्होंने थोड़ा सा नेगेटिव कहा है, मेक इन इंडिया को कहा, ठीक है, तो मेक इन इंडिया या फिर बहुत सारी कंट्रीज़ की या बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट आई है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी कंट्रीज़ की इन्वेस्टमेंट आना, यहाँ पे प्लांट लगना, तो उससे लोगों को जॉब्स भी मिली होंगी, लेकिन फ़ौरन एक 2 साल के अंदर सबको जॉब मिलना पॉसिबल नहीं होता। एक और चीज़, 25% वो देंगे, जीडीपी का हिस्सा बनेंगे, तो मैं ये कह रही हूँ कि होगा मेक इन इंडिया, इसको ये नहीं कह सकते कि फेल हो गया। देखिए, हर चीज़ के लिए टाइम चाहिए होता है। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत जल्दी का कह दिया कि 2022 तक हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है 2023, 24, 25 तक हो जाए, ठीक है, लेकिन हो जाएगा। इसको ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मेक इन इंडिया की जितनी मैंने वीडियोस देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, जिसके अंदर हमने ट्रेन अपनी बनाई जा रही है, बड़े बड़े वंदे भारत ट्रेन अपनी बनाई जा रही है, मिसाइल्स को लेकर अपने इक्विपमेंट बनाए जा रहे हैं, कार्स का पूरा मतलब यूनिट आ रहा है। तो मैं ये कह रही हूँ कि
मेक इन इंडिया में काम हो रहा है। मैं मेरी नज़र में अगर आप मेरा व्यू लोगे या आप मुझसे पूछो मेरा ओपिनियन क्या है, तो मैं तो कहूँगी मेक इन इंडिया फेल किसी एंगल से नहीं हुआ। बिल्कुल, एक तो इन्होंने बहुत जॉब्स का कहा है, हाँ। अनएम्प्लॉयमेंट का कहा है, तो दोनों चीज़ें हाँ, बहुत होगा, वक्त के साथ साथ एक होगा ना। और दूसरा एक बहुत बड़ा एक फैसला था, एकदम से नोट बंद होना, नोट चेंज होना, Demonetization। ठीक है, एकदम से वो हुआ था। उससे उस वक्त देखिए एक बहुत बड़ा फैसला था। अच्छा 8 बजे आते हैं, 12 बजे बोलते हैं ये कर लो अपना देख लो। तो एक बहुत बड़ा फैसला था जिससे आवाम एकदम बहुत परेशान हो गई थी। अच्छा, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भी बहुत बड़ा राज था। हुआ ये था कि वो होता है ना कि एक करप्शन, आप देखें आपके लोग जो हैं नोट जमा कर रहे हैं, और जो नोट जमा होकर वो मार्केट में सर्कुलेट नहीं कर रहे हैं, और लोग उनको, पता है आपको, पाकिस्तान की मैं मिसाल दूँ आपको, यहाँ पर पाकिस्तान में लोगों के पूरे कमरे नोटों से भरे हुए मिले। नोट की शक्ल में उन्होंने उनको डम कर दिया, यानी सेव कर दिया, नोट पूरे कमरे। मान रही हूँ पॉलिटिशियंस के, तो बड़ी बात नहीं है, मुझे पता है किस लेवल की करप्शन है। तो उसका नुकसान क्या होता है, जब नोट सर्कुलेट नहीं करता तो मईशत रुकती है। तो मेरे ख्याल में वो जो एकदम से झटका देना था, वो सिर्फ और सिर्फ नोट बाहर निकालना था। अब एक बंदे ने ज़िंदगी भर करप्शन की, अच्छा बुरा जो भी किया, नोट जमा किया उसने, उस नोट को बाहर निकालने का एक बहाना था। मैं जहाँ तक समझता हूँ वक्ती तौर पर आवाम एकदम से डिप्रेशन हो गई, परेशान हो गई, लेकिन वो हुकूमत के लिए आगे चल के मतलब एक फ़ायदेमंद एक वो था कि लोगों के नोट निकलें। और बाकी जहाँ डेवलपमेंट की बात है, रोडों की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, अपना क्या कहते हैं उसे, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, बहुत सारी कंपनीज़ को बाहर की कंपनीज़ को इनिशिएटिव दिए, उन्हें सहूलतें दी, इस तरीके से यानी कि वो आए, उन्होंने अपने यूनिट्स किए, उन्होंने अपने प्लांट्स लगाए। तो मैं तो कहूँगी मेक इन इंडिया बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, बिल्कुल, और मज़ीद आगे परवान चढ़ने वाला है। अच्छा, इसके अलावा एजुकेशन का देख लें, आईटी के हवाले से देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, रेलवेज देखें, आप कहाँ मोदी जी ने काम नहीं करा है। और वो देख लें डिजिटल करा, जो इंटरनेट को बहुत ज़्यादा आम करा, ठीक है, इसरो का देख लें, मतलब स्पेस से सेक्टर्स में काफ़ी काम किए। तो इसमें तो मैं कहता हूँ कि कोई भी शक नहीं है कि बहुत सारे काम किए। अच्छा, एक और थे ना, वो एक ऐप था जो पेटीएम वगैरह को जिसने बीट कर दिया था, वो भी तो मोदी जी ने ही वो करा था, ये इनकी गवर्नमेंट। यूपीआई क्या कहते हैं, अपने मनी ट्रांसफ़र जो यूपीआई के हवाले से बता रहे थे कि बाकायदा पूरे कंट्री में वो यूज़ होता है। हाँ। वो भी इन्हीं के सर उनका सहरा है, में नहीं, अब दूसरे कंट्रीज़ में भी उसे यूज़ करते हैं। मतलब अच्छा, मुझे थोड़ा सा हो रहा है ये कि मोदी जी की बात हुई तो पता चला कि जब वो आए थे तो तब क्या सूरत हाल थी और अब क्या सूरत हाल है, जिसमें बीच में पूरा पैंडेमिक भी उनने फेस किया, उसमें भी वो कंट्री को लेकर चले। अभी थोड़े दिनों पहले हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें हमने इमरान खान के बारे में कुछ बैंकरप्ट वाली जो वीडियो देखी थी, तो उसमें बताया गया था कि 1947 से 2018 तक 30 ट्रिलियन का हमने कर्जा लिया था, और सिर्फ 2018 से ये इनका मतलब दौर जो स्टार्ट हुआ है 2018 से, जब से इनकी गवर्नेंस स्टार्ट हुई है, और 2022 में हम, और अभी तक हमने 20 ट्रिलियन कर्जा लिया है, कर्ज लिया है। तो आप ये देखें, उनकी गवर्नमेंट देखें और इनकी गवर्नमेंट देखें कि इतना कर्जा लिया है, इतने बुरे हालात हैं, और उसमें भी ये इनका ये स्टेटमेंट होता है कि हमारी इकोनॉमी इंडिया से बहुत बेटर है। जब इनकी गवर्नमेंट नहीं थी इमरान खान की, तो ये तकरीरें करते थे या एहतजाज होता था, तो उसमें कहते थे जो गवर्नमेंट कर्जा लेगी वो चोर है, और जो बाहर मुल्क जो पैसा गया है ना, जो लोग लेकर गए, तो मैं वो रिकवर करूँगा, और मैं वो रिकवर करने के बाद जो डेट्स है ना उनको पे कर दूंगा, उनको उतार दूंगा, उसके बाद बहुत एक वाकई बहुत अच्छा मुल्क चलेगा, बहुत अच्छे हालात हो जाएंगे, बहुत अच्छी कंडीशन होगी, सस्ताई होगी, जॉब्स होंगी, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग बहुत सेटल्ड हो जाएगा। मज़ीद बिगड़ा बहुत बुरी तरह। लेकिन यह है कि दूसरी तरफ सामने उन्होंने कोविड के बाद भी अपने आप को संभाला। हालांकि कोविड का ज़्यादा असर वहाँ हुआ था, बड़े बुरे हालात थे, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी मईशत को, अपनी एक्सपोर्ट को और अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बेहतर किया, लेकर चले। मतलब मैं तो दाद देती हूँ मोदी जी को, उनकी पॉलिसीज़ को। दूसरी वेव में आपने देखा था, बहुत अपने आप को संभाला।
तो ओवरऑल ये कहेंगे कि 90%, 99% मैं कहूँगा या तो इम्प्रूवमेंट ही आई है। हर प्रोग्राम जो भी उन्होंने स्टार्ट किया, जो भी प्लांट्स वगैरह लगे हैं, वो सब तो आगे की तरफ ही बढ़े। बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।